जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो से हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और इसमें हम दो इम्पॉर्टेंट बुक्स जो है वो कवर करेंगे। पहली बुक है हमारी स्पेक्ट्रम, जो कि राजीव अहिर सर के द्वारा जो है लिखी गई है, और दूसरी बुक है प्लासी टू पार्टीशन, जो कि लिखी गई है शेखर बंदोपाध्याय के द्वारा। तो ये दोनों बुक जो है वो कंबाइन करके हम पढ़ेंगे, और इसका जो लेक्चर का जो नोट्स होगा वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे 1707 से, जब औरंगज़ेब की डेथ होती है। तो औरंगज़ेब की डेथ से जो है कहानी शुरू होगी, और कहानी कहाँ आके ख़त्म होगी, तो 1947 फ्रीडम के पास जो है आके ख़त्म होगी। और इसका जो बीच का जो पीरियड होगा वो होगा 1857 का रिवॉल्ट। ठीक है, 1857 का रिवॉल्ट जो होगा वो इसका बीच का पीरियड होगा, और दो पार्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में 1707 औरंगज़ेब से डेथ से लेकर के 1857 के रिवॉल्ट तक जो है वो कवर करेंगे, और 1857 के रिवॉल्ट से 1947 तक का जो टॉपिक है वो हम सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे। तो जब 1707 में औरंगज़ेब की डेथ के बाद क्या होता है, मुग़ल एम्पायर जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, और मुग़ल एम्पायर जो है टूटने लगता है, और नए नए जो किंगडम्स है, नए नए जो स्टेट्स हैं वो इमर्ज होने लगते हैं, जैसे मराठा, उसके बाद बंगाल, अवध, हैदराबाद और मैसूर। ये जो नए नए एम्पायर हैं, जो किंगडम हैं, वो इमर्ज होने लगते हैं मुग़ल एम्पायर टूटने के बाद। ठीक है, तो मुग़ल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होता है, कमज़ोर पड़ता है और टूटता है, जिसकी वजह से मराठा जो है वो पावर में आते हैं। बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद और मैसूर। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये पहले टीम के खिलाड़ी होंगे। और वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो जो यूरोपियन कंपनीज़ थी उनका आगमन जो है 1498 से ही शुरू हो गया था। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो है पोर्चुगीज़ आए थे 1498 में, 1498 में पुर्तगाली जो है वो आए थे। उसके बाद डच आए, फिर इंग्लिश आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर फ्रेंच आए, फिर डेन्स आए। तो ये जो है सारी जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं, इनको हम टीम सेकंड में देखेंगे। और उसके बाद जो हमारी तीसरी टीम है वो है ब्रिटेन, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, सारा जो पावर था, सारा जो कंट्रोल था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हट के किसके पास चला गया, तो ब्रिटेन के पास चला गया। तो ब्रिटेन हो गई हमारी थर्ड टीम। और जो चौथी टीम है वो हो गया कॉमन मैन। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि इन सभी के झगड़े में सबसे ज़्यादा दिक्कत या सबसे ज़्यादा जो परेशानी थी वो किसको हो रही थी, तो जो आम आदमी था, जो कॉमन मैन था, उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जब ब्रिटिशर्स वसूलने लगे तो उसका भी इफेक्ट इस पर पड़ रहा था, तो कॉमन मैन पे पड़ रहा था। मीन्स इन सभी में जो है सबसे ज़्यादा पिस कौन रहा था, तो कॉमन मैन पिस रहा था। तो ये सारी जो स्टोरी है वो हम पार्ट 1 में कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, और सेकेंड पार्ट में जो है हम पढ़ेंगे ब्रिटिश वर्सेस कॉमन मैन। ठीक है, ब्रिटिश वर्सेस कॉमन मैन। अब उसके बाद 1857 के रिवॉल्ट से लेकर 1947 तक की जो कहानी होगी वो हम कवर करेंगे सेकंड पार्ट में। तो देखिए इसमें और क्या होगा कि जब मुग़ल एम्पायर डिसइंटीग्रेट करता है तो उसी पहले टाइम पे इधर ईस्ट इंडिया कंपनी की भी कहानी चल रही होती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस टाइम जो है राइज़ कर रही होती है। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद से क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फुली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है हासिल कर लेती है इंडिया पे। तो ये जो सारी यूरोपियन कंपनीज़ हैं, इनका मकसद जो मेन था यहाँ आने का वो था ट्रेड का। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो ट्रेड के पर्पज़ से आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो करने लगती है इंडिया पे। तो अगर बात करें मुग़ल एम्पायर की, तो देखिए मुग़ल एम्पायर की जो शुरुआत है वो 1526, जब बाबर जो है वो बादशाह बनते हैं, उसके बाद मुग़ल एम्पायर की यहाँ नींव रखते हैं। मुग़ल एम्पायर की शुरुआत होती है 1526 में। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिंग है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है इस बीच में, वो है 1556 से लेके 1605 तक का टाइम पीरियड। ठीक है, तो इस टाइम जो है अकबर का रूल रहता है, और अकबर जो है इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो इमर्ज होते हैं। तो अकबर जो है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रहता है वो बहुत एडवांस रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। उसमें क्या होता है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में मनसबदारी सिस्टम आता है। मनसबदारी क्या होता है, तो देखिए मनसबदार जो होते हैं वो मिलिट्री लीडर्स को हम मनसबदार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मनसबदार हुआ करते थे वो मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे। तो सभी मनसबदार को जो है कुछ रैंक दी गई थी। तो मेनली जो है दो रैंक चलती थी यहाँ पे। पहली है जात रैंक, ठीक है, और दूसरी है सवार रैंक। तो जात रैंक और सवार रैंक, तो जात रैंक में था कि मान लीजिए किसी को 10 रैंक दे दी गई तो वो होगा जो जूनियर होगा, और जिसको 5,000 रैंक दी गई है वो सीनियर होगा। जैसे आज के टाइम में अगर हम समझें तो जैसे गवर्नमेंट सर्विस में आप देखेंगे तो पे ग्रेड का सिस्टम होता है। जैसे 2,000 का पे ग्रेड हो गया, या 4200 का पे ग्रेड हो गया, तो 2,000 पे ग्रेड वाला जो होगा वो नीचे होगा, 4200
पे ग्रेड वाला जो होगा वो उसके ऊपर होगा। तो उसी तरह यहाँ ज़ात रैंक में क्या होता था, जिसका जो यहाँ पे ग्रेड जो है 10 है तो ये नीचे होगा, और इनका जो है 5,000 है तो वो सीनियर होंगे, ऊपर होंगे। वैसे ही सवार रैंक में भी जो है एक तरह से पे ग्रेड का सिस्टम चलता था। तो जैसे 2,000 अगर किसी का ग्रेड है तो वो जो है 2,000 सोल्जर्स वो रख सकता है। तो ऐसे जो है मिलिट्री लीडर्स जो है वो क्या करते थे, सोल्जर्स रखते थे। और ये जो सारे मिलिट्री लीडर्स होते थे वो किसको रिपोर्ट करते थे, तो राजा को रिपोर्ट करते थे, यानी अकबर को रिपोर्ट करते थे। तो ये सारे जो मिलिट्री लीडर्स हैं यानी जो मनसबदस्त हैं, तो ये जो है एक आर्मी अपने यहाँ जो है कंट्रोल करते थे। सभी जो है अपने यहाँ छोटा छोटा टुकड़ी, सेनाओं की जो टुकड़ी है वो रखते थे। और ये सभी जो है वो किसके अंडर में आते थे, तो किंग के अंडर में आते थे। ठीक है, किंग इनको कंट्रोल करता था। जो भी किंग जो है जो भी उनको आदेश निर्देश देगा उसका वो पालन करेंगे सभी मनसबदास। तो इसी को बोलते हैं मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, इसी को बोलते हैं मनसबदारी सिस्टम। और ये टोटल जो है कंप्लीट मिल के बनाता है वॉर स्टेट। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे जो सेना की टुकड़ियां हैं, जब भी अगर अकबर बोलेंगे तो सारे जो है मिल के आ जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए दूसरे जो है एम्पायर से। तो इसीलिए सबको इन सबको मिला के बोलते हैं वॉर स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया मनसबदारी सिस्टम। यानी जो स्टेट है वहाँ पे छोटे छोटे जो मिलिट्री लीडर्स हुआ करेंगे जिनको मनसबदास बोलेंगे, उनमें 2 रैंक हो गई, ज़ात रैंक और सवार रैंक। और ज़ात रैंक में जो है जूनियर और सीनियर का डिवीज़न किया गया है। ठीक है, रैंक बेसिस पे जिसका कम रैंक होगा, ठीक है, वो जूनियर में आ जाएगा, जिसका ज़्यादा रैंक होगा वो सीनियर में आ जाएगा। और यहीं पे इसी तरह सोल्जर्स का भी रैंक डिसाइडेड है। तो ऐसे ज़ात रैंक और सवार रैंक में जो मिलिट्री लीडर्स थे उनको डिवाइड किया गया था। और ये सभी जो है किसको रिपोर्ट करते थे, तो अकबर को रिपोर्ट करते थे। तो अब बात की जाए कि जो मनसबदास हैं उनको सैलरी वगैरह कहाँ से मिलेगी। तो सैलरी के लिए क्या होता था कि थोड़ा सा जो लैंड है इनको दे दिया जाता था। और उस लैंड पे जो है ये कहा जाता था कि ये जो लैंड है अब यहाँ से आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो राइट है वो मनसबदास को दे दिया जाता था। तो उसी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के राइट को हम बोलते हैं जागीर। ठीक है, इसी को बोलते हैं जागीर। और इसी मनसबदारी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए था जागीरदारी सिस्टम, कि भाई जो मनसबदार है उनका खर्चा वर्चा कैसे चलेगा। अगर वो मान लीजिए सेना वगैरह रखे हुए हैं तो उसको खाना पानी कैसे देंगे, सैलरी वगैरह कैसे देंगे। तो इसी के लिए जो है उनको कुछ जागीर दी जाती थी, कुछ लैंड जो है दी जाती थी जहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, ताकि वो जो उनके यहाँ सैनिक हैं, जो सेना की टुकड़ी है, उसको वो खाना वगैरह या सैलरी वगैरह प्रोवाइड कर सकें। तो मनसबदारी सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए था जागीरदारी सिस्टम। उसके बाद देखिए अकबर के टाइम पीरियड पे 4 से 5,000 जो है मनसबदास हुआ करते थे। लेकिन बाद में चल के क्या होता है, औरंगज़ेब का जब टाइम आता है तब तक जो है ये जो 4 से 5,000 जो मनसबदास थे इनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, और 18,000 तक संख्या जो है पहुंच जाती है। संख्या बढ़ के जो है 18,000 हो जाती है। अब ज़्यादा संख्या होने की वजह से क्या होता है कि लैंड तो उतना ही था। ठीक है, अब जो इंडिया का मैप है उसमें आप देखेंगे तो जो लैंड तो उतना ही था, लेकिन जो मनसबदास हैं उनकी संख्या बढ़ गई, लेकिन लैंड तो उतना ही है। तो सबको जो है पूरा जो जो जागीर जागीर है, जो पैसा है वो पूरा अच्छे से मिल नहीं पा रहा था। इसी वजह से मनसबदास के बीच में लड़ाई होने लगती है। ठीक है, और ये भी एक बहुत बड़ा जो है रीज़न बनता है मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन का। तो जागीरदारी क्राइसिस इसी को बोलते हैं, यानी जागीर की कमी पड़ गई, क्योंकि मनसबदास के नंबर में जो है इंक्रीज़ हो गया, मनसबदास की जो संख्या है वो बढ़ गई, और उसकी वजह से क्या हुआ, जागीर में जो है कमी पड़ गई। यानी लैंड तो उतना ही था और पैसा जो कलेक्ट होता था वो इतना नहीं था कि वो 18,000 मनसबदास को जो है पेमेंट दिया जा सके। तो इसी को हम बोलते हैं जागीरदारी क्राइसिस। एंड दिस वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो ये भी बहुत बड़ा जो है रीज़न है मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन का। अब ऐसे बात करें अगर ज़मींदार क्या होता है, तो मान लीजिए सपोज करिए कोई लैंड है। ठीक है, ये कोई लैंड है, तो उस लैंड का जो ओनर है वो ज़मींदार नहीं है, वो कोई किसान ओनर होगा। ठीक है, ज़मींदार किसी भी लैंड का ओनर नहीं होता, बल्कि किसान जो भी इस लैंड पे जो भी चीज़ उगाता है, ठीक है, तो उसका कुछ परसेंट, जैसे मान लीजिए 10 या 20% जो हिस्सा होगा वो ज़मींदार उसमें से एज ए टैक्स के रूप में लेगा। तो ये था ज़मींदार का काम। और ज़मींदार का जो पद होता था वो हेरिडिटरी हुआ करता था, यानी अगर किसी के पिता ज़मींदार हैं तो उसका बेटा भी आगे चल के ज़मींदार बनेगा। तो हेरिडिटरी जो है वो पोस्ट थी ज़मींदार की। अब ऐसे मान लीजिए कि मुग़ल जो है ऑफिसर्स अगर आते हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने, अगर किसी गांव में गए रेवेन्यू अगर कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ के जो ज़मींदार होंगे वो उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ज़मींदार जो होंगे रेवेन्यू कलेक्ट करने में वो उनकी हेल्प करेंगे। और लोकल स्तर पे देखेंगे तो ज़मींदार जो थे वो माइनर एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प किया करते थे, यानी छोटा मोटा जो लड़ाई झगड़ा निपटाने का काम है, ठीक है, थोड़ा सुलह समझौता कराने का जो काम है, वो उसमें भी जो है ज़मींदार जो है वो एज ए लोकल लॉ एंड ऑर्डर के तौर पे उसको संभाला करते थे, देखा करते थे।
तो जागीरदास की संख्या जो है बढ़ चुकी थी, ठीक है। तो नोबल्स जो है यहाँ पे इन्हीं को जागीरदास वगैरह को कहा जा रहा है, तो इनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और इनको जो है पूरी तरीके से जो पैसे वगैरह हैं वो मिल नहीं पा रहे थे, जागीर जो है वो मिल नहीं पा रही थी। तो क्या होता है कि इन नोबिलिटी में फ्रैक्शन हो जाता है, डिवीज़न हो जाता है, क्योंकि पैसे की डिमांड जो है भाई, सब सेना की टुकड़ी रखे हुए हैं, अब सैलरी वगैरह कहाँ से देंगे, सेना कैसे बात मानेगी, तो पैसा तो मिल नहीं पा रहा था। तो वो सब जो है राजा के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचने लगते हैं और डिवीज़न देखने को मिलता है नोबिलिटी में। तो डिवीज़न के बाद जो है कई पार्टियाँ बनती हैं, जैसे ईरानी पार्टी, जो ईरान के रहने वाले थे वो ईरानी पार्टी बना लेते हैं, वैसे ही तुरानी पार्टी बन जाती है। फिर जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे वो हिंदुस्तानी पार्टी बना लेते हैं, फिर जो अफ़गानिस्तान के जो मुसलमान थे वो अफ़गानी पार्टी फॉर्म कर लेते हैं, इसी तरह डेक्कनी और हिंदू, ये अलग अलग नोबिलिटी में भी अलग अलग जो है पार्टी वो बन जाती है। तो मुग़ल एम्पायर जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में आप देखेंगे तो टूट जाता है। जैसे देखिए, मुग़ल्स जो है ये येलो वाला जो एरिया है, सिर्फ इतने ही दूर में जो है मुग़ल्स रह जाते हैं। उसके बाद ये अवध का एरिया है, उसके बाद ये जो है बंगाल का एरिया है, और ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं ये मराठा का एरिया है, ठीक है। ये पूरा एरिया जो है वो मराठा का एरिया है। फिर इसी के बगल में निज़ाम्स हैं, और फिर इधर आप देखिए कि ये कर्नाटक हो गया, यहाँ पे मैसूर है, ठीक है। मैसूर के बाद यहाँ पे ट्रावनकोर है, छोटा सा ट्रावनकोर, और ये बीच में देखेंगे दिल्ली के पास जो है ये देखिए ये जट्स का जाट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये राजपूत हैं, और ये देखिए सिक्स का एरिया है। तो ऐसे जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है मुग़ल एम्पायर पूरा जो है टूट गया था, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बाबर ने 1526 से 1530 तक जो है बाबर का रूल रहा। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में, ठीक है। पानीपत का जो पहला युद्ध है वो 1526 में होता है, और उसमें जो है बाबर इब्राहिम लोदी को हरा करके मुग़ल डायनेस्टी की शुरुआत करता है, मुग़ल डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें रूल रहा वो अकबर का रहा 1556 से 1605 तक, ठीक है। तो अपने पिता हुमायूं की डेथ के बाद जो है अकबर जो है वो शहंशाह बनते हैं, और 1556 में क्या होता है, पानीपत की सेकंड बैटल होती है, जहाँ पे अकबर जो है वो हेमू को हरा देते हैं। हेमू कौन है, तो हेमू जो है वो सूर का वजीर रहता है। और अकबर जो है मनसबदारी जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। मनसबदास के हेल्प से ही अपने एम्पायर को जो है वो एक्सपेंड करते हैं, इसीलिए इनके स्टेट को जो है वॉर स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। मनसबदारी सिस्टम के हेल्प से ही, क्योंकि मनसबदास जो थे वो छोटे छोटे जो है वो सोल्जर्स की टुकड़ियाँ रखे हुए थे, और वो सभी जो है अकबर के कहने पे इकट्ठा हो जाते थे और किसी के अगेंस्ट जो है फाइट करने के लिए खड़े हो जाते थे। और उसके अलावा यहाँ पे जो है एक रेवेन्यू का भी अच्छा सिस्टम था। जो भी मनसबदास थे उनको रेवेन्यू कैसे मिलता था, तो उनको जो है लैंड जो है दे दिया जाता था, जहाँ पे वहाँ का रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर सकते थे, और एज ए जागीर के रूप में वो लेते थे, और उस पैसे को वो जो है सोल्जर्स को पेमेंट करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, सोल्जर्स को जो है पे करने के लिए यूज़ किया करते थे, या अपने जो है खर्चे उसके लिए जो है यूज़ किया करते थे। तो जो जागीरदारी सिस्टम है वो एक इंटरनल पार्ट था किसका, मनसबदारी सिस्टम का, ठीक है। जागीरदारी सिस्टम जो है वो मनसबदारी सिस्टम का एक इंटरनल पार्ट था। तो मनसबदारी सिस्टम देखिए स्ट्रॉन्ग आर्मी के लिए ज़रूरी था, ये हेडी नहीं था, और डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। और जो प्रमोशन वगैरह है वो सब एम्परर डिसाइड करते थे, और अपॉइंटमेंट का भी जो काम है वो भी जो है वो राजा किया करते थे। और हर ऑफिसर्स को जो है एक रैंक दिया गया था, और उसी रैंक को बोलते थे मनसब। सबसे कम मनसब का जो रैंक था वो 10 था, और सबसे ज़्यादा जो रैंक थी वो थी 10,000। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए समझिए कि मिर्ज़ा अजीज़ कोका को और राजा मान सिंह को जो है अकबर ने 7,000 का रैंक जो है वो दिया था। और जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि रैंक्स जो थी वो डिवाइडेड थी, ठीक है, जात और सवार में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं शाहजहाँ के बारे में। तो शाहजहाँ का जो रूल था वो 1628 से लेकर 1658 तक था, 1658 तक था। और जहांगीर के बाद जो है शाहजहाँ शहंशाह बनते हैं 1628 में। तो शाहजहाँ जो हैं वो ग्रेट पैटर्नाइज़र हैं आर्किटेक्चर के, ठीक है। क्या करते हैं, ताजमहल जो है वो बनवाते हैं, मोती मस्जिद बनवाते हैं, शीश महल बनवाते हैं, और लाल किला का निर्माण भी यही करवाते हैं। दीवाने आम हो गया, दीवाने खास हो गया, ठीक है, जामा मस्जिद हो गया दिल्ली में, इन सब का निर्माण जो है ये करवाते हैं। और जिसकी वजह से जो क्या होता है, मुग़ल एम्पायर की ट्रेजरी से जो है बहुत सारा जो पैसा है वो खर्चा होता है। सीधी बात है भाई कि अगर आप जो इतनी इमारतें जो ऐसी बनवाएंगे बड़ी बड़ी, तो उसमें जो है बहुत सारा जो पैसा है वो खर्चा होगा। तो इसकी वजह से मुग़ल जो ट्रेजरी है वो धीरे धीरे खाली होने लगती है। और इनके बाद आते हैं औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब जो है वो 1658 से 1707 तक जो है औरंगज़ेब का रूल रहता है। और शाहजहाँ तो सब कुछ जो ये बनवा के क्या कर किए थे, जो ट्रेजरी थी वो तो खाली हो ही चुकी थी, कम हो ही चुकी थी। उसके बाद जब औरंगज़ेब आते हैं तो इनकी जो पॉलिसी रहती है, नॉन मुस्लिम्स थे उनके विरोध में रहती है। और साथ ही साथ इनके टाइम पे जो है
कुछ छोटे छोटे जो रीजनल किंगडम्स थे वो भी बढ़ने लगते हैं। जैसे जट्स थे वो खड़े हो जाते हैं, सिख्स खड़े हो जाते हैं, मराठा आ जाते हैं। तो औरंगज़ेब के टाइम में जो है इनको कई तरह के जो मल्टीपल वॉर्स है वो लड़नी पड़ती है, ठीक है। और इन्हीं के टाइम में जागीरदारी क्राइसिस भी हो जाता है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि एम्पायर जो है वो डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लगता है औरंगज़ेब के टाइम से ही। औरंगज़ेब जो है कई ढेर सारी लड़ाइयाँ जो है लड़ते हैं और वो जो है पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो पूरा कवर कर लेते हैं, पूरा जो इंडियन कॉन्टिनेंट है वो पूरा कब्जा कर लेते हैं। लेकिन इतनी लड़ाइयाँ जो इन्होंने लड़ी उसकी वजह से क्या हुआ कि मुग़ल ट्रेजरी जो है धीरे धीरे खाली होती गई, ठीक है। तो इकोनॉमी जो थी मुग़ल एम्पायर की वो का जो है पूरी तरीके से डाउनफॉल होने लगा। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था डिक्लाइन का कि जो औरंगज़ेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो जो है नॉन मुस्लिम्स के लिए जो है इंटॉलरेंट थी। इस वजह से भी ये भी वन ऑफ द रीज़न है मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन होने का। यहाँ से जो डाउनफॉल स्टार्ट होगा औरंगज़ेब की डेथ के बाद से। तो 1707 में जो है औरंगज़ेब की डेथ होती है और उसके बाद से जो भी रूलर्स आए वो बहुत वीक रूलर्स थे और जितने भी रूलर्स आए वो बहुत ज़्यादा वीक थे और उतने वो कैपेबल नहीं थे, उतने वो स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं थे। आइए हम बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट रीजंस थे मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन होने का। तो पहला है वॉर ऑफ सक्सेशन। तो मुग़ल एम्पायर मेन रीज़न ये भी रहा कि आपस में क्या होता था कि जब किसी की राजा बनने की बारी आती थी तो भाई भाई ही आपस में लड़ने लगते थे, ठीक है। तो अंदर से जो है मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे खोखला होने लगा था और इस खासकर औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो है मुग़ल एम्पायर का जो पतन है वो स्टार्ट हो जाता है। जो उस टाइम के जो नोबल्स थे वहाँ पे, तो मुग़ल एम्पायर पे जो नोबल्स थे वो षड्यंत्र जो है राजा के खिलाफ रचने लगते हैं। तो सेकेंड रीज़न था डिक्लाइन का औरंगज़ेब की पॉलिसीज़। तो औरंगज़ेब ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा अगर एम्पायर हमको चलाना है तो हमको लोगों का सपोर्ट चाहिए, लोगों का साथ चाहिए। और जो राजपूत पहले औरंगज़ेब को सपोर्ट कर रहे थे वो सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि औरंगज़ेब की जो पॉलिसी थी वही ऐसी थी। तो जजिया जो टैक्स था वो नॉन मुस्लिम्स के लिए था, यानी जो मुस्लिम नहीं है उसको वो टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होता है कि जो राजपूत है वो अपना सपोर्ट हटा लेते हैं। राजपूत जो हैं वो औरंगज़ेब को पहले बहुत सपोर्ट करते थे और उसी की वजह से जो है इनका एम्पायर भी जो है वो बहुत स्ट्रांग हुआ था। लेकिन राजपूत जो हैं वो अपना सपोर्ट जो है इनसे खींच लेते हैं। उसके बाद अगला रीज़न है वीक सक्सेसर्स, यानी औरंगज़ेब की डेथ के बाद 1707 के बाद जो भी लोग आएंगे वो उतने कैपेबल रूलर नहीं होंगे, उतने स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे। वो जो भी लेटर मुगल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा वीक होंगे और ये जो हैं सभी इनएफिशिएंट होंगे, सारे रूलर्स जितने भी आएंगे औरंगज़ेब के बाद। क्योंकि उनके टाइम पीरियड पे जो भी रिवॉल्ट वगैरह चल रहे थे वो उनको सप्रेस करने में नाकामयाब थे, ठीक है। जो भी छोटे मोटे रिवॉल्ट चल रहे थे वो उनको सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, दबा नहीं पा रहे थे। तो स्ट्रॉन्ग रूलर कोई था नहीं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रूलर जो है कोई था नहीं और की वजह से जो है मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे और ज़्यादा वीक होने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न है डिक्लाइन का शिफ्टिंग एलियंस ऑफ द ज़मींदास, यानी जो ज़मींदास जो थे, ज़मींदास क्या कैसा पद था? तो ये हेडरी पद हुआ करता था, ठीक है। और ये जो है रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प किया करते थे। ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसमें ज़मींदार जो है हेल्प किया करते थे और साथ ही साथ जो सोल्जर्स है वो उनकी टुकड़ी को ये मेंटेन करते थे, ठीक है। थोड़ी छोटी छोटी जो सेना है वो सेना की टुकड़ी अपने पास ही रखते थे। और औरंगज़ेब के टाइम में क्या होता है कि ज़मींदार की पावर में हमको इंक्रीज़ देखने को मिलता है और ये जो जमींदार्स हैं ये नोबल्स के साथ मिल जाते हैं और राजा के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र शुरू कर देते हैं और अपने नई नई जो टेरिटरीज़ हैं वो फॉर्म करने लगते हैं, ठीक है। तो इसी वीकनेस का ये फ़ायदा उठाते हुए ज़मींदार क्या करते हैं, नोबल के साथ मिल करके इंडिपेंडेंट टेरिटरीज़ जो है वो फॉर्म करने लगते हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न रहा मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन में। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न है जागीरदारी क्राइसिस। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जागीरदारी क्राइसिस क्या होता है कि जो लैंड ग्रांट इनको दिया गया था मनसबदार को, कि मनसबदार जो हैं कुछ लैंड जो है इनके पास था और वहाँ से वो जो भी रेवेन्यू होगा वो कलेक्ट करेंगे और अपने सोल्जर्स वगैरह को पेमेंट करेंगे या अब थोड़ा जो बचेगा अपना यूज़ करेंगे। तो वो जो है लैंड तो उतना ही रह गया था, लिमिटेड लैंड था। लेकिन जो संख्या अकबर के टाइम में 4-5 हज़ार जागीरदार थे वो औरंगज़ेब के टाइम तक आते आते कितने हो गए थे? तो करीब जो 18,000 के आसपास, तो 18,000 के आसपास जो है वो हो गए थे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि रेवेन्यू में जो है कमी हो जाती है, जागीर में जो है वो कमी हो जाती है। और सीधी बात है जब इनको पैसा मिलेगा नहीं तो ये क्या करेंगे, सीधी बात है ये विद्रोह करेंगे राजा के खिलाफ। तो इसीलिए जागीरदारी क्राइसिस भी जो है वो इम्पॉर्टेंट ये रीज़न है मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन का। उसके बाद नेक्स्ट है नोबल्स के बीच में लड़ाई, ठीक है। नोबल्स के बीच में ही लड़ाई चल रही थी। जो नोबल्स थे मुग़ल एम्पायर के वो रिलीजन के बेसिस पे, ट्राइब के बेसिस पे या अपने जो होमलैंड के बेसिस पे नोबल्स में भी डिवीज़न हो गया था।
और औरंगज़ेब के बाद जो भी एम्परर आए वो सभी जो है बहुत वीक और इनकैपेबल रूलर साबित हुए। तो कॉन्फ्लिक्ट एमंग नोबल्स भी जो है वन ऑफ द रीज़न है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का। उसके बाद नेक्स्ट है राइज ऑफ द रीजनल एस्पिरेशन। औरंगज़ेब के टाइम पीरियड पे ही आप देखेंगे तो जो जाट हैं, जो मराठा हैं, जो सिख हैं, ये सभी जो है वो उनकी जो लड़ाई है वो औरंगज़ेब से हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो मुग़ल ख़जाना है, जो मुग़ल ट्रेजरी था, वो तो खाली हो ही रहा था। साथ साथ लड़ने के बाद जो है जाट, मराठा या सिख जो है ये अपना इंडिपेंडेंट जो किंगडम है वो बना रहे थे। भले ये सब मुग़ल से न जीत पा रहे हों, लेकिन बार बार अटैक करने की वजह से क्या हो रहा था, भाई जब लड़ाई होगी दोनों तरफ से तो खर्चा तो होगा ही, दोनों तरफ से खर्चा होगा, ठीक है। तो लेकिन मुग़ल जो एम्पायर था वो जाट से भी लड़ रहा है, मराठा से भी लड़ रहा है, सिख से भी लड़ रहा है, तो सभी से लड़ रहा है। तो इसीलिए जो इनका जो है खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। खजाना जो है खाली जो था, थोड़ा बहुत जो बचा था वो भी जो है ख़त्म हो रहा था। तो नेक्स्ट रीज़न वही है फेलियर ऑफ द मुगल इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जो है अपने डिक्लाइन पे थी। औरंगज़ेब जो है साउथ में लंबे लंबे युद्ध लड़ रहा था, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो पैसा वगैरह है वो खर्चा हुआ। उसके अलावा परर की जो लग्जरियस लाइफस्टाइल थी उसमें भी जो है खूब पैसा जो है वो खर्चा हो रहा था। और खलीसा लैंड होता है वो लैंड जो डायरेक्ट राजा कंट्रोल में हो, जो डायरेक्ट बादशाह के कंट्रोल में हो, उस लैंड को खलीसा लैंड बोलते हैं। तो वो लैंड भी जो है इसमें कमी आने लगी थी। क्यों कमी आने लगी थी? क्योंकि जागीरदार को देने के लिए जागीर तो था ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये लैंड ही थोड़ा थोड़ा लैंड जो है मनसबदार को, जागीरदार को दिया जा रहा था। तो उसी की वजह से जो खलीसा लैंड था उसमें भी कमी आ रही थी। और ये सारे जो रीजंस हैं वो इकोनॉमी को अनस्टेबल बना रहे थे। इसी की वजह से जो मुगल इकोनॉमी है वो डिक्लाइन कर रही थी। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न था इंडिपेंडेंट स्टेट का राइज होना। तो नए नए जो किंगडम है वो हमको देखने को मिले, जैसे बंगाल बन गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया। ये सभी है जो है वो एम्पायर टूट रहा था और इन सभी किंगडम्स में डिवाइड हो गया। तो यही जो हम फ्रेगमेंटेड पॉलिटी की बात कर रहे हैं वो इसी की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो मुगल एम्पायर है वो वीक होकर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया। इसी को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। और उसके अलावा एक्सटर्नल इन्वेजन्स देखने को मिले, यानी जैसे नादिर शाह का जो है हमला हुआ, फिर अहमद शाह अब्दाली ने जो है आक्रमण किया और यहाँ से बहुत सारा पैसा और धन जो है वो यहाँ से इंडिया से लूट के ले गए। उसके अलावा को इस टाइम पीरियड पे जब ये सब सारा ये लड़ाई युद्ध चल रहे हैं, इस टाइम पीरियड पे कोई भी साइंटिफिक प्रोग्रेस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई भी एडवांसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने का जो है वन ऑफ द रीज़न रहा। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आगे के टॉपिक जो हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।